नमस्कार। सत्ता के संग्राम में ब्रेक के बाद हम वापस इस चर्चा को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का दूरदर्शन पर इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में, दूरदर्शन के इंटरव्यू में उनके जो उन्होंने जो उसमें कहा है, जो तथ्य उठाए हैं, उसमें काट-छाँट का मुद्दा और इस पर नरेंद्र मोदी की आपत्ति, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ घनश्याम सक्सेना जी, प्रमोद दुबे जी और जल्दी ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अक्षय हुंका जी भी जुड़ने वाले हैं। तो प्रमोद जी, हम ये चर्चा कर रहे थे कि आप वो सारी चीज़ें विस्तार से बता रहे थे कि किस प्रकार से कि जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो उसमें क्या एडिट किया जा सकता है। जी हाँ, है ना। तो जी हाँ, आप कंटिन्यू करें। जी हाँ। तो आज कोई भी चैनल में आमतौर पे ये ट्रेंड में है, ये प्रचलन में है कि वो, और इतना समय नहीं है क्योंकि यदि वो लाइव नहीं दिखा पाए तो कोई और उसे दिखा देगा। तो जो चीज जहां हो रही है, जो तथ्य घटित हो रहा है, जो घटना घटित हो रही है, जो कमेंट्स उस पर दिए जा रहे हैं, वो तत्काल दिखाना आज की तारीख में सारे न्यूज चैनल की मजबूरी कह लें या अनिवार्यता कह लें। अब तो वो अनिवार्यता हो गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो भी व्यक्ति जहां भी स्वामित्व रखने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम हो या फिर वो प्राइवेट चैनल्स हो। अब मान लीजिए पेड न्यूज़ कोई संस्था उसमें विश्वास करती है या पेड न्यूज़ को दिखाती है, तो निश्चित तौर पे पत्रकारिता शून्य हो जाती। वहां पर पत्रकार के औचित्य या धर्म या उसकी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि वो मालिक से परकुलेट होती है। मालिक क्या चाहता है, मालिक किस तरीके के नियमों का पालन कर रहा है, किन नीतियों के अनुसार वो अपनी चैनल को चलाने की कोशिश कर रहा है या पेपर को चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके हिसाब से पत्रकार को भी, चाहे वो कितना ईमानदार हो, तो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि, उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी, उसका कोई भी मायने नहीं रह जाता। आज जितनी भी संस्थाएं, वो यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर आसीन होता है, अभी सक्सेना साहब ने जैसा कहा कि एक अधिकारी जो है वो अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करता है, तो सारे व्यक्ति जो संस्थाओं को पर आसीन हैं, प्रमुख हैं, वो उन संस्थाओं को अपने अनुरूप ढालने की, अपने अनुरूप चलाने की, अपनी सुविधा से उनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब का भी उदाहरण आया। जब वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जो सबसे पहले जो बात करी वो ये कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकार क्या है। यदि मैं यहां बैठा हूं तो मैं कुछ करूं तो मुझे कुछ तो पावर मिले। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि जितनी भी प्रेस है उसमें अनिवार्य रूप से योग्य, प्रशिक्षित, मतलब ट्रेंड और पढ़े लिखे, और वो योग्यता कि वो कम से कम ग्रेजुएट हों, इस बारे में सबसे पहला उनका स्टेटमेंट आया। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने जो दी वो कश्मीर और बिहार के बारे में दी कि वहां पर प्रेस की आजादी, जो काउंसिल की जो रिपोर्ट आई कि वहां पर प्रेस की आजादी के कोई मायने नहीं है। तो वो सारे अधिकार, वो उन्होंने, उनका कहना यह था कि जितने भी प्रसारण से संबंधित संस्थाएं हैं या प्रकाशन की संस्थाएं, जब समाचार पत्र निकल रहे हैं, उनके निरीक्षण का और उन पे नियंत्रण का अधिकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया जाए। तो जो भी संस्था या जो भी जहां से स्वामित्व पैदा हो रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग उसकी होती है। ये तो बड़ी उपलब्धि है कि दूरदर्शन ने मोदी जी से कांटेक्ट किया और उनका इंटरव्यू दिखाने की पहल की या साहस किया, और उसे प्रसारित भी किया गया। और मोदी जी ने किसी भी प्रकार से, मैंने अभी तक जो कुछ सुना है उसमें यह नहीं कहा कि मेरे इंटरव्यू को गलत तरीके से प्रसारित किया गया, केवल यह कहा है कि पूर्ण रूप से नहीं दिखाया गया। तो पूर्ण रूप से नहीं दिखाया गया तो सैकड़ों चैनल हैं जहां पर पूर्ण रूप से दिखाया जा सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है, जो मैं पहले उल्लेख किया कि संविधान के भाग 3 में जो वाक या अभिव्यक्ति की, जैसा सक्सेना साहब कह रहे थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो शायद पाठक जी आपको तो याद भी होगा, जब आप उस समय शायद नई दुनिया में थे, तो इंडियन एक्सप्रेस ने जो केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पष्ट व्याख्या की थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, क्योंकि उस दौर में सन 80 में आप देख लीजिए कि दूरदर्शन केवल एकमात्र चैनल हुआ करता था। यदि उस समय किसी चीज को गलत तरीके से प्रसारित किया जाए या काट छाट करके प्रसारित किया जाए तो वो किसी की गर्दन को दबाने वाली बात थी, किसी की अभिव्यक्ति को खत्म कर देने वाली बात थी, क्योंकि विकल्प नहीं था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो यदि मोदी जी
क्योंकि उनकी बड़ी पब्लिक अपील है, या कोई और नेता अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपनी वॉइस में, या अपनी रिकॉर्डिंग मोबाइल के जरिए यदि चला दे तो पूरे देश में वो रातों रात प्रसारित हो जाएगी और लाखों लोग उसे देखेंगे और कई कई बार देखेंगे। हो सकता है चैनल एक ही बार प्रसारित करे। तो ऐसी बहुत सारी बातें, आप उसे सेंसरशिप से इस तरीके से नहीं जोड़ सकते। हाँ, यदि कुछ गलती बात, तो जो मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट व्याख्या की है कि इंडियन एक्सप्रेस वाले मामले में कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के केवल 4 मायने होते हैं। एक तो व्यक्तिगत उन्नति के लिए, व्यक्तिगत उन्नति की जहां तक की बात है तो वो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। लेकिन यदि दूरदर्शन में इंटरव्यू देके व्यक्तिगत उन्नति की बात करें तो यहां पर मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हजारों चैनल्स हैं जहां आप अपनी व्यक्तिगत उन्नति की अपने आप को प्रोमोट कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, और आप स्वतंत्र हैं और आप में इतनी कला है, आप इतना बेहतर तरीके से लोगों को अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी चीज, सत्य की खोज, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सत्य की खोज के लिए अभिव्यक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी अभिव्यक्ति के जरिए किसी सत्य तक पहुंच सके। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी सत्य की खोज की जा रही हो, चाहे वो राहुल जी इंटरव्यू दें, चाहे वो मोदी जी इंटरव्यू दें। एक्चुअली वो तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने सत्य की बात करना चाहते हैं। सत्य सबके लिए अलग अलग है आज की तारीख में। ये दुर्भाग्य की बात है, जैसा सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अविश्वास का वातावरण है। अविश्वास का वातावरण सबसे बड़ी चीज जो पैदा करता है वो ये पैदा करता है कि सबके सत्य को बांट देता है। मेरा सत्य मेरे साथ, आपका सत्य आपके साथ। जी हाँ, ये प्रमोद जी ने ये जो बात कही सक्सेना जी कि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि दूरदर्शन जैसी सरकारी संस्था ने एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू किया और उतना इंटरव्यू किया जितना कि इंटरव्यू अधिकतम किया जा सकता है। तो ये क्या इतना महत्वपूर्ण नहीं है? और उसमें ये नरेंद्र मोदी द्वारा ये आपत्ति करना कि उसमें एडिटिंग की गई है, तो एडिटिंग के अधिकार किसके हैं? क्या नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू है तो वो पूरा दिखाया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, क्या ये बाध्यता है कि नरेंद्र मोदी चूँकि भारतीय जनता पार्टी के एक स्टार प्रचारक हैं, एक ब्रांड नेम है, इस वक्त वो पूरे मीडिया कैंपेन में छाए हुए हैं और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए हैं, तो क्या दूरदर्शन इसके लिए बाध्य है कि अब इन परिस्थितियों में बदली हुई उनके इंटरव्यू को पूरा दिखाया जाए? आप क्या सोचते हैं? मैं प्रमोद जी का जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है आपके कथन के साथ उसको लूँगा। मोदी जी के बारे में सर्वविदित है, अभी तक मोदी जी कभी किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं देते थे, कभी किसी मीडिया से मुखातिब नहीं होते थे। उनके बारे में एक बड़ा अच्छा शेर कहा जाता था कि गूंगी मोहब्बत है क्या बोलते हो, ना हम बोलते हैं ना तुम बोलते हो। अब मोदी जी ने इस पॉलिटिकल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के दौरान बोलना शुरू किया है, न सिर्फ बोलना शुरू किया है बल्कि खूब ज़ोर से बोलना शुरू किया है, गरज के बोलना शुरू किया है। तो मैं फिर वही प्रमोद जी की तार को पकड़ता हूँ कि इसमें मनोविज्ञान क्या है। देखिए, मनोविज्ञान ये है, फिर एक शेर सुनाता हूँ आपको। बड़े शौक़ से मेरे घर जला, बड़े शौक़ से मेरे घर जला, कोई आँच तुझ पर ना आएगी, ये कलम किसी ने ख़रीद ली, ये ज़ुबान किसी के ग़ुलाम। तो होता क्या है वास्तव में कि अडवाणी जी ने जो 1977 में कहा था वो ध्रुव सत्य है। अडवाणी जी किसी भी पार्टी में हों, चाहे वो प्रतिपक्ष में हो चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, लेकिन जो बात उन्होंने कही थी वो बिल्कुल ध्रुव सत्य है। उन्होंने ये कहा था कि इमरजेंसी के समय केवल हमसे मतलब मीडिया से हमसे ये कहा गया था कि थोड़ा झुको, यू प्लीज बेंड अ लिटिल, बट दे क्रॉल्ड, ये तो रेंगने लग गया। तो ये जो सबऑर्डिनेट की मनोवृत्ति होती है, टू बी हॉलियर देन दाउ, फेथफुल देन द किंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि न तो वो डायरेक्टर तक पहुंचती हैं, न वो मंत्री तक पहुंचती हैं, और नीचे जो लोग इसके कारकुन होते हैं वही इस संबंध में काट छाँट कर देते हैं। मुझे एक देवकीनंदन पांडे का एक इंटरव्यू अच्छे से याद है। उस जमाने में टीवी नहीं था, हाँ। उस जमाने में रेडियो हुआ करता था, और देवकीनंदन जी पांडे बड़े मूर्धन, बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि जब जयप्रकाश नारायण की
के निधन का समाचार हमको कहा गया कि हम जयप्रकाश नारायण के निधन का समाचार ब्रॉडकास्ट करें, तो मैंने 3 बार सोचा कि क्या वास्तव में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया है और हम किस शब्द का इस्तेमाल करें। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संसद में घोषणा कर दी, और उस वक्त तो ये जो आजकल संसद में राज्यसभा और लोकसभा टीवी चलता है वो उस समय नहीं था, और वो गलत सूचना चली गई थी। गलत सूचना चली गई थी। लेकिन देवकीनंदन पांडे ने कहा कि मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में मच अगेंस्ट द विशेष ऑफ द गवर्नमेंट एंड मच अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, मैंने ये कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण तंद्रा में है। मैंने तंद्रा शब्द इस्तेमाल किया। उसके ऊपर बड़ी बहस हुई और उसके ऊपर इंद्र कुमार गुजराल ने यह कहा कि साहब इसको तो बजाय तंद्रा के नीमहोशी कहना चाहिए था। नीमहोशी माने कुछ अर्ध चेतना कहना चाहिए था। तो मतलब कहने का यह है कि एक जमाना ऐसा था जब एक सरकारी नौकरी में रहने वाला एक ब्रॉडकास्टर वो भी इस बात के ऊपर चर्चा कर सकता था कि कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, शब्द 2 ही ब्रह्म है, परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। आखिर क्या कारण है कि मैं जब कहता हूँ कि प्रमोद जी बड़े अच्छी बात करते हैं तो प्रमोद जी को अच्छा लगता है, और अगर मैं कुछ मर्यादाहीन बात करूं तो मुझे भी बुरा लगेगा, प्रमोद जी को भी बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा। तो शब्द का प्रभाव तो होता है। और आपके पास क्या है कि भगवान की दया से आपके पास तो विजुअल भी है और शब्द भी है, यानी आप तो दोहरी मार करते हो, तो आपको तो अपना प्रत्येक एक्शन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। और अभी तक मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि वास्तव में वो क्या बात थी जो नरेंद्र मोदी को बुरी लगी है। वो कौन से उसमें अंश थे जो छोड़ दिए गए हैं। कोई ये कहता है कि साहब वो अंश ये था कि मेरा अहमद पटेल से बड़े गहरे ताल्लुकात थे। किसी ने ये कहा कि साहब उन्होंने कुछ अपनी वो राहुल जी की बहन के विषय में कोई बात कही। नरेंद्र मोदी जी ने उनको सबको सार्वजनिक भी कर दिया, कि मैंने ये कहा था। तो अब इसका कोई महत्व ही नहीं रहा कि क्या था और क्या नहीं रहा था। तो बहुत अच्छा शेर है, वो भी सुनाता हूं मैं आपको कि फकत वही बात उनको नागवार गुजरी है पूरे फसाने में जिसका कोई जिक्र न था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक घनश्याम सक्सेना जी, आपने ये जो बात कही है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर ऐतराज़ की उंगली उठाई और वो चीज़ें जो अभी तक दबी छुपी थी वो सामने भी आ गई हैं। अब ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अक्षय हुंका जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, ये बहस का मुद्दा आप सुन रहे होंगे, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि क्या नरेंद्र मोदी की ये आपत्ति उचित है और क्या दूरदर्शन ने उनको जिस प्रकार से इंटरव्यू किया है, आज तक सरकारी मीडिया के इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण कम दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से ये पहला उदाहरण नहीं है, निश्चित रूप से और भी उदाहरण रहे होंगे, लेकिन ये जिस अवसर पर जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कम इंटरव्यू दिए हैं जिस प्रकार से राज ठाकरे ने भी कम इंटरव्यू दिए हैं, और दोनों का जो एक प्रकार का जो उनकी आक्रामकता है वो लगभग एक जैसी है, लेकिन कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन कुछ साम्यता भी दिखाई देती है। लेकिन अभी इस दौर में दोनों ही सज्जनों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को धड़ल्ले से इंटरव्यू दिए हैं, लाइन से दोनों के इंटरव्यूज़ आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनकी बात को रखा जा रहा है। अक्षय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी की स्वतंत्रता का मुद्दा किस हद तक हो सकता है और सरकार को इसको अपना मंच किस हद तक बनाए रखना चाहिए? जी देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो जिस चीज़ को लेकर के जो नरेंद्र मोदी जी की जो एक इच्छा थी कि उनकी पूरी बात को नहीं सामने पेश किया गया, उससे बहुत साफ स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अहमद पटेल उनके अच्छे मित्र है, वो लगातार उनको फ़ोन करते थे। तो जो हम लगातार कहते रहे, आम आदमी पार्टी हमेशा जो कहती रही कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के हमेशा से काम करते रहे, इसका प्रमाण तो उन्होंने खुद ही दे दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात जहाँ तक है कि मीडिया की स्वतंत्रता की, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लगातार जब भी देश में जिस भी सरकार ने शासन किया है उस सरकार ने मीडिया को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलाया है। जो दूरदर्शन है और जो आकाशवाणी है उसमें मतलब स्वाभाविक तौर पर उनका एक
हस्तक्षेप रहा है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। जहाँ तक एडिटिंग की बात जो चल रही थी अभी थोड़े समय पहले कि एडिटिंग की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, जब तक उस बात को, जिस बात को आप कहना चाहते हैं, उस बात के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब तक की एडिटिंग तो समझ आती है। लेकिन अगर आप बात के आशय को बदल देते हैं, ये मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बोलना चाह रहा हूँ, इस केवल इंटरव्यू के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी चीज़ को एडिट करने के बाद में उसका कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है, उसका बात करने का आशय चेंज हो जाता है, तो उसको उस प्रकार के एडिटिंग के ऊपर हर निश्चित तौर पर कोई ना कोई हमें वो रखनी चाहिए। ये चीज़ अरविंद केजरीवाल ने भी अमेठी में कुमार विश्वास के समर्थन में जो सभा की थी, उसमें उन्होंने ये बात भी कही थी कि ये कई जगह हमारे खिलाफ जो है कांग्रेस और बीजेपी ने संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया है। जी हाँ, देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इन लोगों ने हमेशा से ऐसा ही किया है। आज के पहले के इतिहास में अगर आप पिछले 66 सालों में देखेंगे तो देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई बहुत बड़े प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। आमतौर पर अमूमन एक आध बार की बात को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा उन्होंने कभी भी नहीं उतारे। इस बार उन्हें जैसे वहाँ पर स्मृति ईरानी को उतारना पड़ा तो वो भी सिर्फ इसलिए उतारना पड़ा क्योंकि कुमार विश्वास ने, आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास जैसे नेता को उतारा। तो ये दोनों भाजपा और कांग्रेस लगातार मिलकर के काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और आज की तारीख में बीजेपी के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो पूरी की पूरी भाजपा का कांग्रेसीकरण कर दिया है लगातार। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों की बात हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, सभी जगहों पर कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ करके पार्टी बीजेपी आ रहे हैं और बीजेपी में उनका स्वागत किया जा रहा है। तो जिसके खिलाफ आप लगातार लड़ते रहे। मध्य प्रदेश की बात करें तो होशंगाबाद का जो टिकट था, पिछली बार जो सिटिंग एमपी कांग्रेस के थे उदय प्रताप सिंह, वो आज बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। या भागीरथ प्रसाद जी की बात की जाए जिन्हें कांग्रेस ने टिकट ऑफर किया था और उसके बाद में जिस दिन टिकट नाम डिक्लेयर हो उसके अगले दिन ही वो उसी दिन। हाँ, लेकिन हमारा अक्षय जी, हमारा जो मूल विषय यह है कि दूरदर्शन ने जिस प्रकार से उन्हें प्रस्तुत किया है, आपने ठीक कहा कि जब उस इंटरव्यू का ये पहलू नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि वो मेरे साथ भोजन पे आते थे या हमारी उनसे मीटिंग हुआ करती थी, तो जाहिर है कि वो तो बच रहे थे उस चीज़ से। अहमद पटेल वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी इस चीज़ को रख रहे हैं तो जाहिर है, आपने कहा कि दोनों ही जो हैं वो मिल के काम कर रहे हैं, यानी दोनों पार्टी एकजुट होकर काम कर रही हैं। ये बात अपनी जगह सही है। तो क्या इसी परिप्रेक्ष्य में ही दूरदर्शन ने ये इंटरव्यू लिया? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि उस समय उन लोगों ने ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया होगा, लेकिन दोनों ने मिलकर के काम किया। ये इंटरव्यू की क्या प्लानिंग रही होगी उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर दिखती है कि अहमद पटेल जी और नरेंद्र मोदी अगर अच्छे मित्र थे तो इससे कुछ चीज़ें स्वाभाविक तौर पर सामने आ जाती हैं जनता के कि आखिर उनकी मित्रता क्यों थी, किस प्रकार की थी। और उसके बाद में फिर उसी पार्ट को एडिट किया जाता है, फिर नरेंद्र मोदी उसको पब्लिक फोरम पर भी बोल रहे होते हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये स्पष्टता है कि दोनों की दोनों पार्टियां जो है वो बड़े स्तर पर आपस में मिलकर के काम कर रही होती हैं। और आप तमाम सारे केसेस को देखेंगे, पुराने स्नूप गेट के उसको देखें तो 6 महीने पहले ये शासन को आपके दिल्ली सरकार को गठित कर देना चाहिए था जो आयोग, वो अभी तक नहीं किया गया। अब कह रहे हैं कि 16 मई के पहले कर देंगे। तो जिस प्रकार से सारी की सारी चीज़ों को, रॉबर्ट वाड्रा वाले केस को, तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया अभी तक। अब कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के पास में ज़मीनें थी और ज़मीनों में गड़बड़ी हुई है, तो सरकार तो आपकी थी वहाँ पर, आप FIR लॉन्च करते, आप जांच कराते उसकी, आपने वो तो किया नहीं, आप केवल मीडिया के सामने आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस है, जनता को सिर्फ ये दिखाती हैं कि ये आपस में अलग अलग हैं और एक साथ काम नहीं कर रही हैं, लेकिन यथार्थ यही है कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्तर पर ये दोनों पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता अक्षय जी कि कम से कम दूरदर्शन और आकाशवाणी को सरकार के पास अपनी बात रखने के और भी मंच हैं, वो सीधे जनता के बीच भी जाते हैं, वो बहुत से भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उनके पास अनेक मंच हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल, जो निजी चैनल हैं, जो अखबार हैं, उनके माध्यम से भी उनकी बात जाती है। तो क्या ये आवश्यक है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए? देखिए, दूरदर्शन और आकाशवाणी को जितनी स्वायत्तता आज की तारीख में प्रदान है, उससे अधिक स्वायत्तता की तो आवश्यकता है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है कि जो उनके पास में, सरकार के पास में तमाम सारे और फोरम अवेलेबल है, जैसे आपने भी अभी कहा कि वो तमाम सारे और प्रिंट मीडिया हैं या जो भी प्राइवेट चैनल्स हैं, उन सारों के थ्रू भी शिलान्यास हो या चाहे जो भी चीज़ हो, तो उन सभी चीज़ों के माध्यम से भी सरकार अपनी बात जनता तक पहुँचाती है। तो मीडिया की स्वायत्तता तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और दूरदर्शन और आकाशवाणी को भी
अधिक स्वायत्ता मिलनी ही चाहिए। सक्सेना जी, यहाँ पर प्रमोद जी मैं आप तीनों से ही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें एडिट की गई हैं वो, जैसा आपने सक्सेना जी ने अभी इशारा भी किया कि निश्चित रूप से वो दूरदर्शन के स्तर पे ही एडिट की गई होंगी और उसके लिए प्रसार भारती से या मिनिस्ट्री से शायद संभवतः बात ही नहीं की गई होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके नॉर्म्स क्या हैं, इसलिए उनको कुछ चीज़ें तो पूछने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूछा भी नहीं होगा और उनको सीधे एडिट कर दिया होगा। तो ये उनकी अपनी स्वायत्तता थी एक चीज़, और ये उनकी नीति भी थी कि अपनी नीति के तहत उन्होंने किन किन चीज़ों को संपादित किया और संपादित करने का उनका अधिकार भी है। तो क्या इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस पेशेवर तरीके से उन्होंने इंटरव्यू लिया, जिस पेशेवर तरीके से उन्होंने अपनी नीतियों का पालन किया और जिस पेशेवर तरीके से उन्होंने उसका संपादन किया, तो क्या ये स्वायत्तता की परिधि में सक्सेना जी नहीं आता है? स्वायत्तता की परिधि में आता है, किंतु इस स्वायत्तता का किस सीमा तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हाँ, हाँ। ये प्रश्न भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मुश्किल क्या है कि इसमें इससे भी मूलभूत प्रश्न जो है वो हमारे राष्ट्रीय चरित्र का है। मैं फिर ये प्रमोद की जो मनोविज्ञान है, मैं ये बराबर इस मनोविज्ञान की तरफ जाऊंगा, प्रमोद का जो मनोविज्ञान है। यानी मुश्किल क्या है कि हम एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी के नाते हम वो काम करते हैं जो हम सोचते हैं, हमसे नहीं कहा जाए कि तुम क्या करो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा बॉस ऐसा करने से खुश होगा। और इसमें मूल प्रश्न जो है वो विश्वास का, आस्था का, संकल्प का अभाव रहता है। यदि ये टेलीकास्ट हो जाता कि अहमद पटेल और नरेंद्र मोदी के घनिष्ठ संबंध हैं, तो इसमें क्या बुराई थी? संभवतः एस्टेब्लिशमेंट ये सोचता था कि ऐसा करने से अहमद पटेल की हानि होगी, क्योंकि कांग्रेस का जो श्रेष्ठ वर्ग है वो ये सोचेगा कि हमारा राजनीतिक सलाहकार तो नरेंद्र मोदी से मिला हुआ। तो यदि हमारी आपकी नमस्ते होती है, यानी आप एक ज़माने में देखिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जब अमेरिका जाना था और जब उनको पी फॉर्म देने के लिए वित्त मंत्रालय ने और विदेश मंत्रालय ने अड़ंगा लगाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप किया और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अमेरिका भेजा जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जनसंघी हो जाएंगे ऐसा करने से। ये जो हमारी ब्रॉड माइंडेडनेस थी, हमारा जो चरित्र था, जब राम मनोहर लोहिया चुन के आए सदन में पहली बार फर्रुखाबाद से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित पूरा सदन उठकर खड़ा हो गया लोकसभा में राम मनोहर लोहिया का स्वागत करने के लिए। किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो समाजवाद से राम मनोहर लोहिया से मिले हुए हैं। राम मनोहर लोहिया तो ही बात बेटर क्रिटिक और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सब जानते हैं। बिल्कुल। तो उन सब लोगों में किसी में भी अपने बारे में अनिश्चितता नहीं थी। जो भी जहाँ था वो अपने अधिकार से, अपने वर्चस्व से था, और वो जानते थे कि हमारा सारा उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। यहाँ यह है कि अहमद पटेल के नरेंद्र मोदी से ताल्लुकात की वजह से कहीं कोई व्यक्ति नाराज न हो जाए और उसकी वजह से अहमद पटेल की नौकरी न छूट जाए। नहीं, और सक्सेना जी, ये जो दोनों के अंतर संबंध हैं नरेंद्र मोदी और अहमद पटेल के, ऐसा भी नहीं है कि इसका रहस्योद्घाटन नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से हुआ है। नहीं, पहले से इसके बारे में वर्षों से कहानियां सामने आती रही हैं, सब जानते हैं। जी हाँ। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इस पे नरेंद्र मोदी की आपत्ति भी नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को संपादित करने की आवश्यकता भी नहीं होना चाहिए। आप पत्रकारिता जगत में 30 वर्ष से हैं, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कांग्रेस के मंत्रियों से घनिष्ठतम संबंध हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पैसा वही भाजपा के मंत्री ला सकते हैं केंद्र से। आप तो जानते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से। जी हाँ, बिल्कुल। अक्षय जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो स्वायत्तता की बात है, क्या नरेंद्र मोदी को दूरदर्शन के प्रति कृतज्ञ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये उनके लिए एक प्रसन्नता की बात तो हो सकती है कि दूरदर्शन जैसी संस्था ने उनको बातचीत के लिए आमंत्रित किया? देखिए, दूरदर्शन ने नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया बातचीत करने के लिए। ये दूरदर्शन की अपनी सोच है और नरेंद्र मोदी की अपनी सोच है। नरेंद्र मोदी आज से 3 महीने पहले या बल्कि 1 महीने पहले तक किसी टीवी इंटरव्यू में दिखाई नहीं देते थे। अचानक वो जिस तरीके से सारे टीवीज़ में इंटरव्यू देने लग गए हैं और वो सारे के सारे इंटरव्यू के बारे में बहुत स्पष्ट है, जनता को समझ आ रहा है कि वो इंटरव्यूज़ कैसे दिए जा रहे हैं। बहुत सारे चैनलों में उन्होंने अभी इंटरव्यू दिए हैं और उसको देख करके जनता को भी समझ में आता है कि वो इंटरव्यू किस प्रकार के दिए गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत ज़्यादा उछालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ निहित है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के मूल मुद्दों से हटा करके राजनीति को इस तरफ लेकर के चले गए हैं, जहां पर एक मीडिया के एक स्टेटमेंट को अगर नहीं दिखाया गया या दिखाया गया कि बेसिस पर पूरा चुनाव लड़ा जाना है,
या प्रियंका को बेटी कहा गया है, प्रियंका जी को बेटी कहा गया है या नहीं कहा गया है, ये देश के मुद्दे होने वाले हैं, या देश के मुद्दे ये होने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर जो गरीबी चल रही है, हमारे यहाँ पर जो भुखमरी चल रही है, जो मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद है, जिस तरीके से तमाम सारी समस्याएं हिंदुस्तान के अंदर है, उन सारी समस्याओं के निराकरण के बारे में बात होगी। अगर इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के सारे के सारे मुद्दों को हटा करके पूरा जो चुनाव का फोकस है वो केवल एक दूसरे के वाद विवाद के ऊपर लगा दिया, जिससे आम जनता को कोई मतलब नहीं। आम जनता को चाहिए स्कूल अच्छे हैं कि नहीं, आम जनता को चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो वो अच्छी हैं कि नहीं है। तो ये भाजपा और कांग्रेस का पुराना डर रहा है, ये एक मुद्दे को लेकर के आते हैं, आपसी मुद्दों के बीच में जनता को बस पदभ्रमित कर देते हैं और उसके बाद में उस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है जो मुद्दे ही नहीं है। कुल मिला के प्रमोद जी बात यहाँ आकर रुकती है कि स्वायत्तता अपनी जगह है और जो संपादन है वो एक अधिकार है, और उसमें जो आपत्तियां आती हैं उनको ये देखना चाहिए कि वो कहाँ तक उचित हैं, क्योंकि बात आपके सामने आ रही है किसी न किसी रूप में। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी को अपने इंटरव्यू पे जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पर अव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपनी बात रखने का अधिकार है। आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? वो अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया तो व्यक्त कर ही सकते हैं। जी, उन्होंने कर दी है। हाँ, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है, अपना दुख व्यक्त कर दिया है। दुख तो वो व्यक्त कम करते हैं, नाराजी उन्होंने व्यक्त कर दी है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जो चीज नहीं दिखाई गई उसमें इस राष्ट्र का क्या हित होने वाला था। हाँ। ऐसे कौन से संदेश थे जो जरूरी थे और इस राष्ट्र के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए थे? यदि वो पहुंचना चाहिए थे तो ये नैतिक दायित्व है, उत्तरदायित्व है मोदी जी का कि वो इस बात को किसी और फोरम पे कहे, कहीं ना कहीं कहे वो, जिससे कि वो बात लोगों तक के पहुंचे। दूसरी चीज, सेंसरशिप केवल एक पक्षी मामला नहीं रह गया, ये पुराने जमाने की बात हो गई। अब आप इंटरनल, आप अपने अंदर सेंसरशिप लगाते हो, मुझे किससे बात करना है किससे नहीं करना ये आप तय करते हो। आज आपसे यदि देश कुछ जानना चाहता तो आप उगलने को तैयार नहीं हो, आप बताने को तैयार नहीं हो। ये सेंसरशिप आप अपने लिए एक बना रखी है, अपनी सीमाएं बना रखी है कि मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। ठीक इसी तरीके की द्विपक्षी मामला है पूरा। इसी तरीके से आप क्या चीज दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल के भविष्य के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिन चीजों को दांव पे लगाया गया है, चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे व्यक्तिगत साहस की बात हो, वो अरविंद केजरीवाल ने जिन चीजों को उठाया है एक व्यक्ति के तौर पे, कुछ मामलों में गांधी के समकक्ष वो बातें पहुंच जाती है। दिल्ली ने उस बात का समर्थन किया जो मैं कह रहा हूं आज यहां पर। वो अरविंद केजरीवाल अचानक से न्यूज चैनल से गायब क्यों हो गए? क्या वो सारी प्रसार भारती के अंतर्गत आती थी न्यूज चैनल्स? तो एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी चलती है इस देश के अंदर। यह चीज कोई सोचने को तैयार नहीं कि यदि कोई एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपनी जान हथेली पे लेके यदि वो काम करना चाह रहा है, तो उसके साथ यदि कोई चीज खत्म होने वाली है तो वो ईमानदारी खत्म होने वाली है। उसके साथ यदि कोई और चीज खत्म होने वाली है तो वो नैतिकता खत्म होने वाली है। वो साहस जो उसने युवाओं में भरा वो खत्म होने वाला है। कम से कम उसे दिखाओ तो, उसकी बात तक पहुंचने दो। उसका जो हर्ष होना है, जो होना है वो होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमोद जी, समय समाप्त हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। घनश्याम सक्सेना जी, प्रमोद दुबे जी और अक्षय हुंका जी। आज हमने सत्ता के संग्राम में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपादन की स्वतंत्रता, दूरदर्शन और आकाशवाणी के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू और उनसे जुड़े हुए उनकी आपत्तियां और उनके सवालों पर चर्चा की। और हम ये आशा करते हैं कि निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, एक काफ़ी हद तक बल्कि पूर्ण रूप से ये स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए और इसको स्वच्छ भावना से और अच्छे रूप में देखना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो सही रूप में, सत्य रूप में, जैसा प्रमोद जी ने कहा कि वो सारे सत्य सामने आना चाहिए। मुख्य बात यह है, उस पर पर्दा डालना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।